नमस्ते दोस्तों, आपकी एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आ, उन सभी को बहुत बहुत बधाई जो आज हिंदी साहित्य से अपना मेंस का पेपर लिख के आए हैं। हिंदी साहित्य जिनका वैकल्पिक विषय था और वह अपना मेंस का पेपर लिख के आए हैं। आज 29 तारीख था और यूपीएससी सीएससी हिंदी वैकल्पिक विषय का पेपर था, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। हम पेपर पे बात करेंगे। पेपर कैसा था, पिछले साल की अपेक्षा पेपर कैसा था और पेपर का पैटर्न कितना बदला और कितना आगे बदलने की संभावनाएं बन सकती हैं। देखिए, निरंतर पेपर का पैटर्न बदल रहा है। हर एक एग्ज़ाम का पेपर पैटर्न बदल रहा है। ऐसे में इस बार हिंदी साहित्य का पेपर निसंदेह पिछले सालों से थोड़ा सा कठिन रहा। बहुत सारे शब्द का चयन जो इस बार एग्ज़ामिनर ने किया है, वह सब चयन भी अपने आप में एक विशेष अर्थ लिए हुए है। तो चलिए हम सभी प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्नों को मैं बारी बारी से पढ़ूंगा, एक एक प्रश्न को पढ़ूंगा और साथ ही उस प्रश्न पर संक्षिप्त में जो भी बात मैं रख सकता हूँ, थोड़ी बहुत बात रखूंगा। और आगे निरंतर मैं इन सभी प्रश्नों की प्रैक्टिस के लिए मेरी टीम इस पर काम करेगी धीरे धीरे, और आपको ये सारे प्रश्नों का उत्तर निरंतर मिलता रहेगा। हम चलते हैं आज के पेपर की तरफ, पेपर फर्स्ट की तरफ, और इसके बाद तुरंत पेपर सेकंड की वीडियो भी आपके लिए आ जाएगी जस्ट 1 से 2 घंटे के बाद। आप निरंतर यूट्यूब चैनल पर बने रहिए और सब्सक्राइब करिए ताकि निरंतर आने वाली वीडियो आप तक जल्दी से जल्दी पहुँचती रहे। चाहे वो हिंदी से रिलेटेड एक भी वीडियो आपसे छूटेगी नहीं, चाहे वो यूपीएससी हो, नेट हो, जेआरएफ हो। चलिए चलते हैं आज का जो पेपर था, पेपर फर्स्ट के पेपर की तरफ। सबसे पहले देखिए कि खंड ए और खंड दो सेक्शन में ये पेपर डिवाइडेड था। मैं आपको दिखा रहा हूँ खंड बी, और पहले जो मैं बात किया कर रहा हूँ खंड ए। ये 2 सेक्शन में पूरा पेपर डिवाइडेड था। पहले सेक्शन में प्रश्नों की संख्या जो थी वो थी 4, और इन 4 प्रश्नों के अंतर्गत पहले प्रश्न में 5, दूसरे प्रश्न में 3, तीसरे प्रश्न में 3 और चौथे प्रश्न में 3-3 प्रश्न आपको करने थे। निम्नलिखित में से प्रत्येक पर 150 शब्दों में लगभग टिप्पणी लिखनी थी, और 150 शब्द में जो टिप्पणी लिखना होता है वह अपने आप में एक विशेष उम्दा काम होता है, सबके बस की बात नहीं होती। निसंदेह आप लोगों ने अगर यह पेपर लिखा है, इस पेपर को आप सभी लोगों ने बहुत सही ढंग से लिखा है, तो इसका परिणाम आप सभी को मिलेगा। हम अब प्रश्न पढ़ते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, अपभ्रंश और अवहट्ट का तुलनात्मक अध्ययन। अपभ्रंश भाषा और अवहट्ट का आपस में क्या संबंध रहा है, इसका तुलनात्मक अध्ययन करना था, तुलनात्मक मूल्यांकन करना था। और सबसे बड़ी बात, इस प्रश्न के उत्तर को हम इस तरह से भी शुरू कर सकते थे कि अपभ्रंश और अवहट्ट होता क्या है। सबसे पहले दोनों में अंतर क्या है, चाहे वो तुलनात्मक अंतर हो, संदेहात्मक अंतर हो, इन सभी अंतर को बताते हुए हमें कंक्लूजन पर जाना था, और निसंदेह आप लोगों ने इससे बेहतर उत्तर लिखा होगा। दूसरे प्रश्न पर हम चलते हैं। इसी पहले के दूसरे प्रश्न पर जो प्रश्न बी है, खड़ी बोली हिंदी की व्याकरणिक विशेषताएं क्या है। बहुत सारे नोट्स आप लोगों ने पढ़े होंगे। ये जो खड़ी बोली हिंदी की व्याकरणिक विशेषता है, आप इसे सबसे पहले इसे आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। इसका जो मूल आधार आप देख सकते हैं वो द्विवेदी युग से देख सकते हैं। द्विवेदी युग जो कि खड़ी बोली का जो आधार माना जाता है, आप वहाँ से इसका आरंभ कर सकते हैं इस प्रश्न के उत्तर का। निसंदेह आप लोगों ने इसका भी उत्तर बहुत सटीक तरीके से लिखा होगा, और आशा करते हैं कि आप सभी का जो पेपर था वो बेहतर रहा होगा। प्रश्न सी की तरफ हम चलते हैं। प्रश्न सी है कि हिंदी का तत्सम संदर्भित मानकीकरण। हिंदी का तत्सम संदर्भित मानकीकरण के संबंधित इसमें आपको उत्तर लिखना था। प्रश्न डी हम देखते हैं। प्रश्न डी में है कि राष्ट्रभाषा की अवधारणा और हिंदी। निरंतर प्रश्न हमेशा ये ऐसा पूछा जाता है, और एक प्रश्न बनने की संभावना हमेशा रहती है कि राजभाषा की अवधारणा और हिंदी, लेकिन इस बार जो प्रश्न बना है वो थोड़ा सा विपरीत है, राष्ट्रभाषा की अवधारणा और हिंदी। अगर कुछ % बच्चे इसमें राष्ट्रभाषा और राजभाषा
चूँकि निसंदेह आप लोगों को ऐसे स्तर पर आने के बाद राष्ट्रभाषा और राजभाषा के बीच अंतर तो पता होगा, लेकिन एग्जामिनर के दृष्टिकोण को देखिए, उसके अंतरात्मा को पकड़िए। वो ये चाहता था आपको राजभाषा और राष्ट्रभाषा के बीच में कंफ्यूज करना चाहता था वो। आप उसके दृष्टिकोण को समझिए। उसके बाद जो एक प्रश्न है इसमें, वो सबसे अलग है। पहले खंड के पहले प्रश्न में जो 5वां प्रश्न है, आल्हा गायन की भाषा, यह इसका संबंध हिंदी साहित्य के आदिकाल से इसका संबंध माना जाए, या फिर इसका संबंध आदिकाल से पूर्व के समय से, आदिकाल से पहले के समय से माना जाए। इस पर थोड़ा सा इस पर बाद में हम चर्चा करेंगे। इसका हमारी टीम इस पर काम करेगी, इसके उत्तर पर काम करेगी, इस प्रश्न के सटीक उत्तर पर काम करेगी कि सटीक उत्तर क्या दिया जा सकता है। लेकिन निसंदेह पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष का जो पेपर था वह कुछ हद तक शब्दों के मामले में देखा जाए और प्रश्नों के पूछने का जो तौर तरीका है उसके माध्यम से देखा जाए तो निसंदेह इस बार का प्रश्न थोड़ा सा हार्ड है। प्रश्न दूसरे की तरफ हम चलते हैं। प्रश्न दूसरे का पहला प्रश्न है जो वह है कि अवधी भाषा की अखिल भारतीय लोकप्रियता के कारणों का विवेचन कीजिए। अवधी भाषा की अखिल भारतीय लोकप्रियता के कारणों का विवेचन कीजिए। निसंदेह इस पर बहुत सारी बातें लिखी जा सकती हैं, लेकिन जिस पर बहुत सारी बातें लिखी जा सकती हैं उस पर कम शब्दों में अच्छी बातें लिखना ही आपकी कला कौशल है। चूँकि अवधी भाषा पूरा रामचरितमानस को घेरे हुए है, जायसी को घेरे हुए है, समेटे हुए है, और वहाँ से अखिल भारतीय स्तर पर इसके कारणों के विवेचन को 150 शब्दों में लिखना यही कला कौशल था। और निसंदेह आप सभी लोग लिख के आए होंगे। अवधी भाषा का अपना एक निरंतर लंबी यात्रा रही है हिंदी साहित्य के योगदान में, इसे आप जानते होंगे। दूसरा प्रश्न है कि राजभाषा हिंदी विषयक कंप्यूटर साधित कार्यक्रमों का परिचय दीजिए। राजभाषा हिंदी विषयक कंप्यूटर साधित कार्यक्रमों का परिचय दीजिए। यह भी प्रश्न ट्रिकी क्वेश्चन है थोड़ा सा। इसमें देखिए, इसे ऊपर राष्ट्रभाषा से भी एक प्रश्न पूछ लिया और राजभाषा से भी एक प्रश्न पूछ लिया। भले ही हिंदी विषयक कंप्यूटर साधित कार्यक्रमों का परिचय दीजिए ऐसा प्रश्न है, लेकिन इसमें राजभाषा को इसने राजभाषा का शब्द देके पूरा राजभाषा को डिफाइन करवाना चाहता है आपसे। यानी ये पूछना चाहता है कि आप राजभाषा और राष्ट्रभाषा के बीच कितना अंतर जानते हैं और क्या अंतर जानते हैं। ऑप्शन सी, हिंदी भाषा के मानकीकरण के प्रश्न सी जो है, हिंदी भाषा के मानकीकरण के संदर्भ में लिपि प्रयोग से संबंधित वाद विवादों को रेखांकित कीजिए। ये लिपि से संबंधित प्रश्न था। यानी आप देख लीजिए, पेपर फर्स्ट जो है वह एक एक टॉपिक को कवर कर रखा है। आप सिलेबस जाके देखिए तो किसी भी टॉपिक को उसने छोड़ा नहीं है, सभी टॉपिक से प्रश्न बने हैं। यानी मुझे वैकल्पिक विषय में हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय से जितनी भी यूनिट लगी हुई है, एक एक यूनिट की एक एक टॉपिक को कवर करके ही जाना है। और सभी टॉपिक से कम आप सभी अगली बार से जो भी नए बच्चे देख रहे हैं, अगली बार से सभी टॉपिक से कम 5-5 प्रश्नों का प्रैक्टिस जरूर करके जाइए। उससे संबंधित अच्छे से 5-5 प्रश्नों का प्रैक्टिस करिए, अधिक से अधिक प्रश्नों का उत्तर लिखिए और व्यवस्थित ढंग से लिखिए। प्रश्न 3 जो है, प्रश्न 3 के अंतर्गत भी 3 प्रश्न पूछे गए हैं। एक प्रश्न है 20 नंबर का, दूसरा है 15 नंबर का, तीसरा भी है 15 नंबर का। नए बच्चे जो देख रहे हैं वो ये समझ लें कि अगर आप प्रश्न 3 को अटेम्प्ट करते हैं तो आपको तीनों प्रश्न करना अनिवार्य है। जिसको भी आप अटेम्प्ट करते हैं तो उसमें जितने भी प्रश्न उसके अंतर्गत हैं उसे करना अनिवार्य है। प्रश्न ए है, हिंदी सिद्ध नाथ साहित्य की शब्दावली संपदा पर विवेचन कीजिए। सिद्ध और नाथ साहित्य आदिकाल में जो 4 परंपरा है उसमें से 2 परंपरा के बारे में 2 परंपरा पर प्रश्न है कि सिद्ध और नाथ साहित्य की शब्दावली संपदा पर विवेचन कीजिए। यानी सिद्ध और नाथ साहित्य की जो शब्द चयन था, आप संध्या भाषा के बारे में सुने होंगे,
किस तरीके से उन्होंने चाहे वो सरापा हो गए, सिद्ध साहित्य, चाहे वो नाथ हो गए, नाथों में जो नवनाथ की नाथों की संख्या आती है, चाहे वो मत्स्येंद्र नाथ हो गए, गोरखनाथ हो गए, गोरखबानी हो गई उनकी। तो ऐसे में शब्द का चयन उनने किस तरह से किया है, किसको आधार मान के किया है, इस पर आपको बात करनी थी, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ। निसंदेह आप लोग किए होंगे। प्रश्न बी है, हिंदी के मशीनी अनुवाद की प्रविधि और प्रक्रिया पर विवेचन कीजिए। यानी हिंदी की मशीनी अनुवाद की प्रविधि और प्रक्रिया पर विवेचन करना था। यानी हिंदी और मशीनी अनुवाद, आप इसे एआई से भी रिलेट कर सकते थे। ये सीधे तौर पर आज के आधुनिक प्रश्नों पर से रिलेट करता है। जिस तरीके से हमारा विकास हो रहा है, हम मशीनों का विकास कर रहे हैं, आए दिन निरंतर नए नए सॉफ्टवेयर बन रहे हैं, उसमें हिंदी का मानकीकरण किस तरह से हो रहा है, हिंदी को किस तरह से सॉफ्टवेयर के जरिए अलग अलग तरीके से उसको बढ़ावा दिया जा रहा है, हमें यह इस तरीके से इस प्रश्न का उत्तर देना था। प्रश्न सी है, हिंदी उर्दू भाषाई संबंध में के समावेशी बिंदुओं पर विश्लेषण कीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न है। हिंदी उर्दू भाषाई संबंध के समावेशी बिंदुओं का विश्लेषण कीजिए। आप ये देखिए, हिंदी को एक समावेशी भाषा के रूप में देखा जाता है, न सिर्फ हिंदी को बल्कि देवनागरी लिपि को भी। आप बिल्कुल किसी एक पार्टिकुलर इंस्टीट्यूशंस के नोट्स को मत पढ़िए। आप किसी भी सभी ऑथेंटिक बुक को पढ़ के जाइए, किसी के द्वारा लिखे गए केवल नोट्स को बराबर कई सालों से जो चलता हुआ आ रहा है, परंपरा आ रहा है, उसे त्यागिए। आपको ऐसे प्रश्न उस नोट्स में नहीं देखने को मिलेंगे। ऐसे में आपसे मैं निवेदन करता हूँ कि कुछ साहित्य परंपराएं ऐसी बनाई गई हैं आज के समय में, जो नोट्स बिकते हैं केवल। वो नोट्स एक बार लिख दिए गए और पिछले 7-8 सालों से वो नोट्स लिख के चल रहे हैं, लिखते हुए चल रहे हैं। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बुक को पूरी तरह से चाट जाइए, पढ़ जाइए। एक ही बुक पढ़ने से कुछ नहीं होगा। आप लोगों के लेक्चर्स को अटेंड करिए, लेक्चर्स इन द सेंस सेमिनार को अटेंड कीजिए, उसमें नए नए आपको शब्द मिलेंगे। ये जो प्रश्न पूछा जा रहा है हिंदी के मानकीकरण, ये किसी भी नोट्स में आपको नहीं मिलेगा। इस बार हिंदी के मानकीकरण और मशीनी की बात पूछ रहा है, अगली बार कोई किसी सॉफ्टवेयर से संबंधित पूछ लिया कि हिंदी में बने हुए फलाना सॉफ्टवेयर से संबंधित इस पर टिप्पणी लिखिए। ऐसा प्रश्न बन सकता है और बहुत सारे सॉफ्टवेयर हिंदी में बनाए जा रहे हैं हिंदी के विकास के लिए। हिंदी वासी को इसकी चिंता है कि हिंदी को कैसे बढ़ावा दिया जाए सॉफ्टवेयर की दुनिया में, इस पर भी प्रश्न बन सकता है। कोई भी कीर्ति नाम का व्यक्ति इस प्रश्न का उत्तर अपने नोट्स में नहीं लिखवाया होगा। मैं किसी के ऊपर आक्षेप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन हाँ, सबकी अपनी गरिमा होती है, अपनी मर्यादा होती है, मैं सबका सम्मान करता हूँ। लेकिन मुझे गुस्सा इस बात से आता है जब एक ही नोट्स को मैं देखता हूँ 50-50 बच्चे एक साथ बैठ के रटते हैं, व्याख्या रटते हैं। समस्या इस बात की है, व्याख्या समझने की चीज़ है, अपनी चिंता से लिखना होता है। खैर, बारी बारी से हम लगातार इस पर बात करेंगे। प्रश्न 4 देखिए। प्रश्न 4 के अंतर्गत 3 प्रश्न है, 3 प्रश्नों पर हमें बात करनी है। पहला प्रश्न 20 नंबर का है, दूसरा 15, तीसरा भी 15। चौथे में पहला प्रश्न जो है वो है, भारतेंदु मंडल की भाषा दृष्टि के अंतर्गत के संदर्भ में राष्ट्रभाषा हिंदी की विकास यात्रा के चरणों को रेखांकित कीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न है मेरे अनुसार अगर देखा जाए तो। भारतेंदु मंडल, लेकिन प्रश्न तो अच्छा है, लेकिन कम शब्दों में इसे और अच्छा कैसे बनाया जाए, ये हमारी कला कौशल है। ये कोई नोट्स नहीं बताता, क्योंकि उस नोट्स को लिखते समय उस नोट्स में जो एक प्रश्न लिखा गया है, उस प्रश्न के पीछे लंबा रिसर्च है। आप जानते हैं, रट लूँगा लिख दूँगा, काम नहीं चल पाएगा दोस्त। आपको 10 मिनट में एक प्रश्न का उत्तर लिखना होता है, और उस संस्था ने एक प्रश्न को लिखने के पीछे 4-4 लोगों की टीम बैठाई थी, तब लिखा गया था वो उस प्रश्न का उत्तर। तो आपको भी स्वयं 4 व्यक्तियों की टीम की तरह काम करना होगा एक प्रश्न के उत्तर को लिखने के लिए, यानी बहुत सारी प्रैक्टिस करनी होगी, ना कि किसी के नोट्स को पढ़ना होगा। भारतेंदु मंडल की दृष्टि से भारतेंदु मंडल की भाषा दृष्टि के संदर्भ में राष्ट्रभाषा हिंदी की विकास यात्रा के चरणों को रेखांकित कीजिए।
इस प्रश्न को अगर विस्तृत में लिखने के लिए दे दिया जाए तो सारे बच्चे होड़ लगा देंगे शब्दों का, क्योंकि भारतेंदु मंडल या फिर भारतेंदु युग एक ऐसा युग था, वहीं से नवजागरण की शुरुआत होती है, वहीं से चूँकि स्वतंत्रता आंदोलन का आगाज़ होता है 1857 के आसपास। तो ये प्रश्न अच्छा है, इस प्रश्न से संबंधित ज़रूर आप लोगों ने कुछ ना कुछ बेहतर ही लिखा होगा। आगे प्रश्न हम देखते हैं, भाषा और बोली के कृत्रिम विभाजन के संदर्भ में हिंदी के भाषाई सातत्य के चिन्हों का निरूपण कीजिए। भाषा और बोली से यह प्रश्न था, अच्छा प्रश्न है। इस प्रश्न से संबंधित हम आगे बात करेंगे अपने जब एक एक प्रश्न पर विस्तृत एक 2 घंटे की वीडियो में लेके आऊँगा, निसंदेह आपको उससे बहुत लाभ होगा। प्रश्न सी है, 18-19वीं शताब्दी में ईसाई मिशनरियों की भाषा नीति का मूल्यांकन कीजिए। 18वीं-19वीं भाषा में ईसाई मिशनरियों की भाषा नीति का मूल्यांकन कीजिए। देखिए दोस्तों, 17वीं शताब्दी के बाद भारत कई तरह की नीतियों का शिकार रहा है। वह शिकार चाहे राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाए, राजनीतिक नीति वो कहा जाए, भाषाई नीति कही जाए, या फिर सांस्कृतिक नीति कही जाए, अलग अलग नीतियों से इसके ऊपर आक्षेप किया गया है। निसंदेह मैं प्रश्न के सीधे उत्तर की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये जो 2-3 शताब्दी था, चाहे वो 17वीं हो, 18वीं हो, 19वीं शताब्दी हो, ये तीनों शताब्दी अपने आप में चाहे वो भाषा का विकास हो, चाहे वो भारत देश का विकास हो, उसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है। इस प्रश्न के ऊपर हम बात करेंगे आगे, लेकिन अभी आपको प्रश्न देखना था, जल्दी में प्रश्न देखना, तो हम प्रश्न देख रहे हैं। आगे सेक्शन 2 के बी की तरफ चलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए, अगला भी वीडियो आपके सामने आएगा। पेपर 2 जो ही मेरे पास आता है, अगले 2-3 घंटे में आपको वीडियो प्रोवाइड कर दी जाएगी। कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताते रहिए, गाली ही दो यार, लेकिन कुछ तो बोलते रहो, क्योंकि लगता है अगर आप किसी के बारे में कुछ बोल रहे हो, मुझे पता है कि जितने भी नए बच्चे देख रहे हैं वो सब लोग वही नोट्स पढ़ रहे हैं। अभी नोट्स आप इसके बाद भी देखो कि देख लूँ एक बार कि उस नोट्स में क्या क्या मिल रहा है। आप जाके अभी देखोगे कि विद्यापति की जो गंगा भक्ति है, क्या उस नोट्स में है कि नहीं है उस नोट्स में, लेकिन उस नोट्स में यह भी है, लेकिन उस नोट्स में ये नहीं लिखा गया है कि प्रश्न भी यही है। नोट्स में तो भाई सब कुछ है, रामचंद्र शुक्ल की किताब में तो सब कुछ है, लेकिन रामचंद्र शुक्ल ने कभी ये लिख के नहीं वो गए कि हमारे प्रश्न से फलाने प्रश्न बन सकते हैं। प्रश्न तो अनेकानेक बन सकते हैं। ऐसे में हमें कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, प्रश्नों के उत्तर को नहीं रटना है दोस्त। तो आप प्रश्न के उत्तर को ना रटिए, कॉन्सेप्ट क्लियर करके जाइए। एक प्रश्न जो कि आपको किसी भी नोट्स में देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप विद्यापति को पढ़े हुए हैं, अगर आप विद्यापति को जानते हैं, विद्यापति की भाषा को जानते हैं, विद्यापति के जन्म स्थान को जानते हैं, विद्यापति की संस्कृति को जानते हैं, विद्यापति के कला कौशल को जानते हैं, और विद्यापति की भक्ति भावना को जानते हैं, तो आप निसंदेह इस प्रश्न के उत्तर को कर लिए होंगे। यह प्रश्न है, 150 शब्दों में लिखना था कि विद्यापति की गंगा भक्ति पर टिप्पणी लिखिए। अब गंगा भक्ति क्या है? आप देखेंगे कि विद्यापति ने कभी गंगा भक्ति की तो बातें नहीं की। विद्यापति के किसी भी पदावली में डायरेक्टली गंगा का नाम नहीं आया है, लेकिन विद्यापति की पदावली में भगवान शंकर का नाम आया है। भगवान शंकर, पार्वती का नाम आया है, दुर्गा का नाम आया है। अगर भगवान शंकर हैं तो भगवान शंकर की जटा से क्या निकलता है? गंगा। वहां से प्रश्नों को रिलेट किया जाता है। जब हमें कुछ नहीं आता है तो हम क्या कर सकते हैं, कुछ अगर आप इतना पता होगा ना कि विद्यापति शैव भक्त थे, विद्यापति ने दुर्गा की भक्ति भावना करी है, विद्यापति ने गणेश की भक्ति भावना करी है, विष्णु की भक्ति भावना करी है, अनेकानेक देवी देवताओं का वह पूजा अर्चन करते हैं, तो क्या वो गंगा को छोड़ देंगे? बिल्कुल नहीं। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से उनने गंगा की भी चर्चा करी है। तो गंगा भक्ति की चर्चा करनी थी इस प्रश्न के उत्तर में। इस प्रश्न पर भी हम विस्तृत चर्चा करेंगे। आगे हम देखते हैं प्रश्न दूसरा जो है, भक्ति रंगमंच का स्वरूप।
भक्ति रंगमंच का स्वरूप। यह प्रश्न थोड़ा सा ट्रिकी प्रश्न है, इस प्रश्न पर भी हम आगे चर्चा करेंगे। यह प्रश्न भी आपको अगर किसी नोट्स में मिल जाए तो मुझे ज़रूर शेयर करिएगा। आगे प्रश्न है प्रयोगवादी कविता की भाषा। बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रयोगवादी कविता की भाषा क्या रही है? आप प्रयोगवादी कवि अज्ञेय को देख सकते हैं, उनके 3 तार सप्तक को देख सकते हैं, 4 तार सप्तक जो कि आते हैं, तार सप्तक 1 2 3, तार सप्तक 51, सॉरी 43, 51, 59 और 79, शायद यही क्रम है। 9 वर्ष का 8 वर्ष का उधर डिफरेंस रहता है, इधर आके 20 वर्ष का डिफरेंस हो जाता है। 43, 51, 59 और 79, ये सब बताने की यहाँ ज़रूरत नहीं है, समय नहीं है अपने पास, लेकिन मुझे भी रिकॉल करना है दोस्त। तो आप ये देख सकते हो, प्रयोगवादी कविता की भाषा, अज्ञेय की भाषा पर आप चर्चा कर सकते हो। उनके तार सप्तक में जो जितने भी सर्वसरदार सक्सेना हैं और भी लोग हैं, मदन मदन कश्यप करके हैं, और भी लोग हैं, उनकी भाषाओं पर आप चर्चा करके इस प्रश्न को सीधा सीधा निपटा सकते थे। रामविलास शर्मा की आलोचना दृष्टि को सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य, बहुत अच्छा प्रश्न है। रामविलास शर्मा की आलोचना दृष्टि को सांस्कृतिक पक्ष में आप रखते हुए इस प्रश्न का उत्तर दे सकते थे। रामविलास शर्मा की आलोचना दृष्टि क्या थी, सांस्कृतिक पक्ष उनकी आलोचना में कैसे झलकता था, आप सीधे तौर पे इस प्रश्न का उत्तर नवजागरण काल से उठा सकते थे। और रामविलास शर्मा की अगर आप छोटी सी एक किताब पढ़े होंगे, उनकी एक किताब का नाम है, आलोचना की किताब है, उसको मैं कमेंट बॉक्स में बता दूंगा, मुझे याद नहीं यार, बहुत पतली किताब है वो। आप देखिए, किसी भी नोट्स में नहीं बताया गया कि आपको किस आलोचक की किताब पढ़नी है। आप नोट्स पढ़ के चले जाते हो, लेकिन जब किसी की ऑथेंटिक बुक पढ़ के जाते हो ना, अगर आप रामविलास शर्मा से संबंधित उनकी एक भी आलोचनात्मक कृति पढ़ के चले जाइए, रामविलास शर्मा से संबंधित कोई भी प्रश्न आपका गलत नहीं हो सकता। या फिर आप किसी भी प्रश्न का उत्तर देते समय आपके पास शब्दों की कमी नहीं होगी, अगर आप उनकी कोई भी ऑथेंटिक बुक पढ़ के चले जाइए। लेकिन नोट्स में क्या लिखा होता है, मैं बार बार, नोट्स से बहुत एलर्जी है दोस्त, नोट्स से बचिए। यह मीठा जहर है, मीठा जहर यूपीएससी के छात्रों के लिए। चलिए आगे प्रश्न हम देखते हैं। कृष्ण भक्त मुस्लिम कवित्री की भक्ति भावना चेतना। यह प्रश्न थोड़ा सा ट्रिकी है, इस प्रश्न के बारे में अभी मैं भी कुछ नहीं सोच पा रहा हूँ, क्योंकि कृष्ण भक्ति शाखा जो था उसमें मुस्लिम कवि तो मिल जाते हैं, लेकिन दोस्तों मैं जहाँ तक जानता हूँ कोई कवित्री नहीं मिली। अगर आपको मिली हो तो आप प्लीज़ ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए, और मैं भी अभी देखूंगा कि इस प्रश्न को कैसे पूछा गया है और इस प्रश्न में प्रश्नकर्ता क्या जानना चाहता है। सॉरी, मैं आप लोगों से जो भी कह रहा हूँ, मतलब मेरी पहुँच वहाँ तक नहीं है कि प्रश्न पूछने वाले के पास मैं जाके पूछ सकूँ कि भाई तुम क्या चाहते थे यार, मतलब ऐसा प्रश्न क्यों दे दिया। लेकिन कुछ लोगों के साथ जब हम बैठेंगे तो बातचीत करेंगे, कि मतलब बातचीत होती है ना, 2 4 10 लोग जब बैठते हैं, पीएचडी को लोग, कुछ लोग हैं, किसी का कृष्ण भक्त शाखा पर पीएचडी चल रही है, तो वो तो अच्छा बता सकता है। तो मैं उन लोगों को, जितने सब प्रश्न है, एक एक प्रश्न, उस प्रश्न के ऊपर या उस प्रश्न में विषय वस्तु के ऊपर पीएचडी कर रहे व्यक्ति, शोधार्थी या फिर पीएचडी कर चुके शोधार्थियों को मैं ला के एक एक प्रश्न पर चर्चा कराऊंगा। अभी नहीं तो कुछ अभी समय दीजिए। तो चलिए आगे प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। आप भी कहेंगे ज़्यादा फेंक रहा है, लेकिन नहीं, देखते हैं क्या होता है। आप देखते रहिए, पेपर 2 भी ये 2 3 घंटे में आ जाएगा, मैं उसका भी वीडियो ऐसे ही लेके आऊँगा। प्रश्न 6 है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की साहित्य इतिहास दृष्टि के प्रमुख बिंदुओं को स्पष्ट कीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न है, इस प्रश्न पर बिल्कुल बात करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन दोस्तों जहाँ तक मेरा मानना है, ऐसे प्रश्न को करते समय बहुत सारी सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में ऐसी ऐसी बातें फैला दी गई हैं जिसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल भी नहीं जानते हैं। कि मेरे बारे में मेरी आलोचना दृष्टि भी ऐसी हो सकती थी। प्लीज़ आप एक बार रामचंद्र शुक्ल की हिंदी साहित्य इतिहास को पढ़ लीजिए, एक बार में आपको नहीं समझ में आएगा, इसीलिए आप 2 बार पढ़िएगा, तब अगली बार ऑप्शनल का पेपर देने जाइएगा। नए बच्चे जो इस वीडियो को देख रहे हैं,
क्योंकि यार नोट्स में तो है, इस प्रश्न का उत्तर सीधा नोट्स में मिल सकता है आपको, लेकिन अगली बार घुमा सकता है। तो अगली बार जब घुमाएगा, एक बार घुमाएगा और आप उसी किताब को 3 बार घुमा के पढ़ के जाएंगे, तो निसंदेह है आप सफल होंगे। प्रश्न बी है कि रीतकालीन कवियों की श्रृंगार चेतना के गार्हस्थ्य बोध का सोदाहरण विवेचन कीजिए। अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न है, रासलीला की अखिल भारतीय व्याप्ति को स्पष्ट करते हुए इसके पीछे और प्रदर्शन पद्धति पर प्रकाश डालिए। अच्छा प्रश्न था। लोक साहित्य से भी एक प्रश्न आपके पेपर में इस बार देखने को मिला, और मैं बार बार कह रहा हूँ निसंदेह पिछले साल की अपेक्षा इस साल का जो पेपर है वो थोड़ा सा कठिन है। थोड़ा सा कठिन इस तरह से कहा जा सकता है, पिछले साल का जब पेपर मैंने देखा ना दोस्त, तो पिछले साल का पेपर बहुत सीधा सीधा था, सरल तो नहीं था लेकिन सीधा था। इस बार के प्रश्न को समझने के लिए आपको थोड़ा सा समय लगता है, मैं जहाँ तक देख पा रहा हूँ, और इसमें थोड़ा सा समझने में समय लगता है। इसका मतलब ये है कि आपको शब्द चयन करने में, हेडिंग डालने में थोड़ा सा समय लग जाएगा, भूमिका बांधने में थोड़ी समय लग जाएगी। लेकिन जब प्रश्न सीधा होता है ना कि नौजागरण पर विवेचना कर दीजिए, द्विवेदी युगीन पर बात करिए, टिप्पणी लिखिए, वो सीधा प्रश्न है। द्विवेदी महावीर प्रसाद द्विवेदी को रिलेट करके सरस्वती पत्रिका को रिलेट करके लिख दिए, एग्जामिनर खुश, कुछ ना कुछ तो देता है। लेकिन इसमें जब आप 5 मिनट समय लगाते हो, 2 मिनट समय निकालते हो इसके प्रश्न को समझने के लिए, आपका प्रश्न छूटता जाता है। हर 5 सेकंड में आपके अंदर से 10 शब्द निकलने चाहिए। चलिए आगे प्रश्न को हम देखते हैं। प्रश्न 7 है। प्रश्न 7 के अंतर्गत 3 प्रश्न है। एक प्रश्न 20, 15 और 15। पहला प्रश्न है, 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध के हिंदी उपन्यासों के कथ्य के आधार पर स्वतंत्रता के दर्शन की व्याख्या कीजिए। अच्छा प्रश्न था। साठोत्तरी हिंदी कविता में लयात्मकता के हास के कारण परिणाम का सोदाहरण विवेचन कीजिए। इसके लिए आपको कुछ कविता, साठोत्तरी कविताओं का याद होना जरूरी था वहाँ पर। साठोत्तरी कविता, अगर आप किसी भी कवि की, साठोत्तरी जो कवि हैं उनकी कविता याद रहती तो आप उसे एग्जाम्पल बना करके इस प्रश्न का उत्तर सीधे तौर पर लिख सकते थे। प्रश्न सी की तरफ हम चलते हैं कि हिंदी में ललित निबंध साहित्य की विकास यात्रा को समझते हुए विवेकी राय का योगदान स्पष्ट कीजिए। विवेकी राय, मैं बता दूं, एक ललित निबंधकार हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी, विवेकी राय, ये सभी लोग समकालीन निबंधकार हैं। उड़चाक मुसाफिर इनका एक बहुत ही चर्चित निबंध है जो यूजीसी नेट के सिलेबस में भी लगा है। बहुत सारे बच्चे जो हैं यहाँ पर इसको देख रहे हैं, उनने विवेकी राय को पढ़ा होगा। और यूपीएससी मेंस लिखने वाले में से हमको लगता है कि 80% बच्चे ऐसे होते हैं जो नेट जेआरएफ को क्वालिफाई करके आते हैं, या फिर उधर भी वो हाथ पांव मारते रहते हैं। तो आप ज़रूर इस प्रश्न को करके आए होंगे। प्रश्न 8 की तरफ चलते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और ये वीडियो पार्टिकुलर कैसा लग रहा है आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताते रहिए। कुछ भी करो यार, आलोचना ही करो। आलोचना के प्रश्न लिख रहे हो तो इस वीडियो पर ही आलोचना कर दो, क्या दिक्कत है। प्रश्न 8 है। प्रश्न 8 में का पहला प्रश्न है, भक्ति कविता में अभिव्यक्त भारत बोध को स्पष्ट करते हुए भाषाई और सांस्कृतिक समन्वय के चिन्हों को रेखांकित कीजिए। अच्छा प्रश्न था। भारत बोध की बात करनी है इसमें। यह प्रश्न एक ऐसा प्रश्न है जो अपने अंदर पूरे इतिहास को समेटे हुए है। आप इतिहास भी अच्छी तरीके से पढ़े होंगे और कविता को भी पढ़े अच्छी तरह से पढ़े होंगे। मध्यकालीन का युग अपने आप में एक ऐतिहासिक युग था, और मध्यकालीन के अंतर्गत ही एक आता है युग, वह है भक्ति काल। अगला है, निर्मल वर्मा की कहानियों में व्यक्त स्मृति पक्ष का विवेचन कीजिए। जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ, निर्मल वर्मा की एक कहानी भी आपके सिलेबस में लगी है, परिंदे। तो निर्मल वर्मा की कहानियों में व्यक्त स्मृति पक्ष का विवेचन कीजिए। उनकी कहानियों में स्मृति पक्ष क्या है, परिंदे कहानी जब आप पढ़ोगे ना, क्या अलग लेवल का उसमें स्मृति पक्ष है। लतिका, ह्यूबर्ट, डॉक्टर मुखर्जी, जूली, क्या पत्र, कैसे तकिए के नीचे उसके तकिए के नीचे पत्र मिलता है पूरे 6 महीने के बाद। दोस्तों, निर्मल वर्मा, मतलब निर्मल वर्मा का नाम सुनते मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इस पे 1 घंटे बात करूं, लेकिन यार सीमा है, अपनी गरिमा है बात भी करने की।
बोलोगे यार क्या ज्ञान देते जा रहा है ये। अब भाई अगर मैं आ जाऊँ आपके सामने ना तो बोलोगे यार ये तो बच्चा है। खैर ठीक है, मजाक मस्ती अपनी जगह पे। बहुत अच्छा पेपर रहा होगा आप लोगों का, और प्लीज़ मिठाई ज़रूर खिलाना यार अगर किसी का हो जाए तो, और बता भी देना कि मैं आईएएस हो गया। अंतिम प्रश्न की तरफ हम चलते हैं, देखते हैं कि रेखाचित्र और संस्मरण का अंतर स्पष्ट करते हुए बनारसी दास चतुर्वेदी के संस्मरण साहित्य का परिचय दीजिए। बनारसी दास और उनके संस्मरण साहित्य को रिलेट करते हुए एक प्रश्न का उत्तर देना था। यह प्रश्न है अन्य गद्य विधा से। मैं ये भी बता रहा हूँ, यह प्रश्न है अन्य गद्य विधा से। मैं कह रहा हूँ कि हिंदी साहित्य के ऑप्शनल में जितनी भी यूनिट लगी है, सारी यूनिट को इस पेपर में कवर किया गया है। कोई भी पक्षपात नहीं किया गया है, मैं इस बात की पूरी गारंटी लेता हूँ। सभी यूनिट को बराबर वेटेज दिया गया है। आप लगातार मेरे चैनल को बने रहिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। पक्का 2 से 3 घंटे के बाद पेपर सेकेंड की भी वीडियो आपको देखने को मिल जाएगी। मेरे पास पेपर आ चुका है, मैं जल्दी से जल्दी इसका वीडियो बनाने वाला हूँ। बस पानी पी के थोड़ा सा कुछ खा के बैठता हूँ, उसका भी वीडियो बनाता हूँ, तुरंत अपलोड करता हूँ। आप उसे भी देखिए, धुआं धुआं है उस पेपर में। क्या शानदार पेपर 2 है यार। तो धन्यवाद सभी को, जितने लोगों ने मुझे झेला और मुझे झेलते हुए मेरी बकवास सुनी। थैंक यू दोस्तों। आपकी एकेडमी को ज्वाइन करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में 2 घंटे के बाद।